साथियों नमस्कार। मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों जीएस के क्रम में हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी इस समय लेके चल रहे हैं और हिस्ट्री में हम 4 चैप्टर यानी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, दूसरा वैदिक संस्कृति और तीसरा बौद्ध धर्म और जैन धर्म हम पढ़ा चुके हैं। आज हम महाजनपदों का उदय पढ़ाएंगे और ज्योग्राफी में भी हम 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। ज्योग्राफी में भारत एक परिचय, जिसमें 2 पार्ट हमने दिया भारत का, और उसके बाद 2 पार्ट फिर भारत की भूगर्भिक संरचना और उच्चावच के आधार पर भारत का विभाजन, और उसके बाद भारत की नदियों। इस तरह हमने ज्योग्राफी भी काफ़ी कुछ, अभी भारत की ज्योग्राफी, उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे, क्योंकि पेट के सिलेबस में ज्योग्राफी लिखा हुआ है और ज्योग्राफी के बाद जो सिलेबस है उसको सिलेबस को हम लेके चलेंगे। अभी फिलहाल आज हिस्ट्री महाजनपदों का हम उदय पढ़ाएंगे और ये मैथ का भी क्लास चल रहा है अभी फ़िलहाल, अमर सर के द्वारा करवा रहे हैं, तो आप उस पर भी देख लीजिए। और अभी जो जीएस का चल रहा है, तो अब जीएस के पहले क्लास चल के पूरा जीएस ख़त्म होगा, बहुत जल्दी ही जीएस ख़त्म करेंगे। अभी बीच में कुछ टेक्निकल इशू है, टेक्निकल इशू ख़त्म करने में 2-3 दिन लगेंगे। उसके बाद फिर रेगुलर क्लास हिंदी, अंग्रेजी, जीएस और ये रेगुलर क्लास आपको मिलेंगे। और 1 अगस्त से लाइव समसामयिकी हम 18 तारीख तक, 19 नहीं 18 तारीख तक हम बिल्कुल लाइव रहेंगे आपके समक्ष। सुबह की टाइमिंग डिसाइड होगी अभी, उसके बाद फिर आज डिसाइड होगा या कल, जब भी डिसाइड होगा तो आपको हम ज़रूर जो है पहले सूचना दे देंगे 10-15 दिन पहले। और वो इतना इम्पॉर्टेंट होगा समसामयिकी कि बिल्कुल 80-90% वहीं से आएगा सवाल, और वो बहुत ही रिफाइन किया जा रहा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। और ये कोशिश किया जा रहा है कि कहीं से कुछ भी समसामयिक, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और आर्थिकी या फिर कोई नया समसामयिकी इशू हो तो छूटने ना पाए। तो साथियों आज हम हिस्ट्री में देखें, हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय हम देखते हैं कि जो वैदिक संस्कृति थी, जन की बात हो रही थी, जन से जनपद की बात होने लगी और जनपद के बाद महाजनपद की बात हुई। हमें बौद्ध ग्रंथ से अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र से ही भी हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपद के बनने में हमने बताया था कि 2 बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक तो लोहे का मिलना, जिससे कि हमने बताया था कि क्षेत्र विस्तार में बड़ी सुविधा मिली और खेती करने में भी लोहे का बड़ा योगदान रहा, और तलवार भाला आदि युद्ध करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ने इस व्यापार रूपी जो अपना वो दिया, व्यापार से ही बहुत बड़ा बढ़ावा हुआ और बड़े बड़े नगर और जनपद बने, तो जिसमें महाजनपद 16 महाजनपद बने। इन 16 महाजनपद की सबसे पहले तो हम 16 लिखेंगे और 16 के बाद इन 16 महाजनपद की राजधानी लिखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, एक राजधानी हर एग्जाम में कोई ना कोई 16 में से एक जरूर रहेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 16 महाजनपद और उनकी राजधानी। तो सबसे पहले काशी, काशी के बाद कौशल, कौशल के बाद अंग, अंग के बाद मगध और मगध के बाद वज्ज, वज्ज के बाद मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन,
सूरसेन के बाद अस्मक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अस्मक के बाद अवंती, और अवंती के बाद गांधार, और गांधार के बाद कंबोज। ये तो अब इनकी हम राजधानी लिखते हैं। काशी की राजधानी, कौशल की राजधानी, अंग की राजधानी, जिसमें हम देखते हैं काशी, कौशल, अंग और इसमें अवंती कुछ ऐसे हैं राज्य जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शक्तिशाली थे। तो मगध जिसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, और इसका इतिहास हम पढ़ेंगे। मगध इन सभी में सबसे शक्तिशाली, ऊपर से काशी, कौशल, अंग और मगध, जिसमें मगध सबसे शक्तिशाली है, और अवंती और ये भी कुछ शक्तिशाली है, और वज्र संघ और ये भी है। तो हम इनकी अभी राजधानी लिख लें। तो काशी की राजधानी, जो कि आज भी हम जानते हैं, काशी नरेश या काशी को वाराणसी कहा जाता है, इसकी राजधानी वाराणसी है। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जहाँ पे बौद्ध ने सबसे ज़्यादा शिक्षा दिया था, सबसे ज़्यादा दिन तक रह के शिक्षा दिया था। और अंग की राजधानी चंपा। अभी हम इसको रिवीजन भी कराएंगे, याद कराएंगे भी थोड़ा सा। और उसके बाद मगध, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं, मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह। उसके बाद हम देखते हैं वज्र की राजधानी विदेह या मिथिला। उसके बाद हम देखते हैं मल्ल की राजधानी कुशीनारा। या पावा। आप 1 मिनट नोट डाउन करिए, जब तक हम इसमें थोड़ा इंक डाल लें। कुशीनारा या पावा। उसके बाद चेद की राजधानी सुक्त या सुक्तमती। चेद की राजधानी सुक्त या सुक्तमती। उसके बाद वत्स की राजधानी कौशाम्बी। फिर कुर की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इसके बाद पांचाल की राजधानी हम देखते हैं उत्तरी पांचाल और अहिछत्र। उत्तरी पांचाल, अहिछत्र। और उसके बाद मत्स्य की राजधानी आ जाती है। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर। और विराटनगर के बाद सूरसेन की राजधानी मथुरा। और मथुरा के बाद
अस्मक की राजधानी हम देखते हैं पोटन। उसके बाद अवंती, अवंती की राजधानी 2 हम देखते हैं उत्तरी अवंती की उज्जैनी, उत्तरी अवंती, उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिण अवंती की महिष्मती राजधानी होती है, महिष्मती है। उसके बाद हम देखते हैं गांधार, गांधार का तक्षशिला और कंबोज, कंबोज का हम देखते हैं लाजपुर या हाटक। ये 16 महाजनपद की राजधानी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16 महाजनपद की राजधानी हम इसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो कि याद करने का भी हम तरीका थोड़ा सा बता रहे हैं और रिवीजन का भी बताएंगे। जैसे काशी है, काशी नहीं भूलेगा, क्योंकि काशी आप जान जाएंगे, काशी बनारस या काशी भगवान जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है वो बनारस में या वाराणसी है। इस तरह काशी को हम वाराणसी याद रखेंगे। फिर हम देख रहे हैं कोशल, कोशल ये श्रावस्ती की राजधानी, हालांकि इसकी एक राजधानी साकेत भी थी, लेकिन श्रावस्ती इसकी पहले की राजधानी जो श्रावस्ती है। तो हम ये देख लेंगे कि कौशल श्रावस्ती राजधानी है, जहां पे बौद्ध ने सबसे ज्यादा दिन तक रुक कर शिक्षा अपना प्रचार किया था, शिक्षा का प्रचार किया था। फिर हम देखते हैं अंग, अंग की राजधानी चंपा, यानी चंपा जैसा कि नाम है चंपा जो स्त्रीलिंग नाम का लग रहा है, और उसका अंग, अंग किसका? चंपा का। उसके बाद हम मगध की राजधानी गृहब्रज या राजगृह हम देखते हैं। इन सभी में मगध सबसे शक्तिशाली है, और मगध का ही राज सम्राट जो है वो पूरे 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली है। तो राजा कौन होगा जो सबसे शक्तिशाली होगा? तो इस तरह हम राजगृह याद कर सकते हैं, राजगृह, गृहब्रज या राजगृह। फिर वज्ज, हम वासे वज्ज और वासे विदेह, इस तरीके से वज्ज, विदेह या मिथिला याद कर लेंगे। उसके बाद मल्ल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुशीनारा या पावा। जो मल्ल थे ये पावा, आप इसको किसी एंगल से आप बैठा लीजिए एमपी, या अगर इस तरीके से हम देखेंगे जो आजकल के एमपी होते हैं तो यम पी पावा से बैठा लीजिए, या कुशी को मल से यम के बैठा लीजिए, या याद करने में आप जैसे भी सक्षम हो उसको कोड बना के याद करिए या ऐसे ही याद करिए, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो राजधानी है, ये महाजनपदों का जो है राजधानी है, और ऐतिहासिक दृश्य से भी महत्वपूर्ण है, और ये हमेशा एग्जाम में आता भी है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पे हमने देखा चेद, चेद का सुक्त या सुक्तमती, चेद आप इसको थोड़ा सा, ये आता भी एग्जाम में ज़्यादा है और ये फंसाता भी है कि चेद कई बार आया हुआ है एग्जाम में, तो इसको तो सबसे पहले रट लीजिए, चेद और सुक्तमती, सुक्तमती चेद, यानी चेद की जो राजधानी सुक्तमती है। उसके बाद वत्स, तो वत्स की राजधानी जो कौशाम्बी है, तो आप कौशाम्बी के वत्स ऐसे याद रखिए कि कौशाम्बी का वत्स, वत्स एक पुत्र का जो है संज्ञा दिया जाता है वत्स। तो आप ये सोच सकते हैं जो मेरा बेटा या मेरा भाई, मेरा वत्स जो मेरा लड़का है वो कौशाम्बी में रह रहा है। तो इस तरह हम कौशाम्बी को भी देखते हैं। फिर कुरु और इंद्रप्रस्थ, कुरु देखे होंगे, कुरुक्षेत्र और कुरु का संबंध हस्तिनापुर या कुरु का क्षेत्र, जो हमने देखा कि महाभारत में भी कुरुक्षेत्र का नाम आया है। तो वहां पे इंद्रप्रस्थ राजधानी थी, जो पांडव थे, पांडव ने अपना जो बनाया था राजधानी वो इंद्रप्रस्थ भी बनाया था, दिल्ली के आसपास का एरिया है। तो कुरु का इंद्रप्रस्थ, इसलिए ये याद रहेगा और याद कर लीजिए इस तरह। फिर पांचाल का हम देखते हैं, पांचाल का उत्तरी पांचाल और अहिछत्र, यही पांचाल मानी कि पांचाल में कुछ
अहिछत्र अगर आता है तो आपको दिक्कत देगी। अगर ये उत्तरी पांचाल लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, और अहिछत्र रहेगा तो फिर आते हैं मत्स्य का राजधानी विराटनगर, जो जल में, समुद्र में सबसे ज़्यादा बड़ा अगर कोई जंतु पाया जाता है तो वह मछली है, यानी विराट, सबसे विराट रूप मछली का है। तो हम ऐसे भी याद सकते हैं, मत्स्य मतलब मछली, और मछली का क्या है रूप, विराट रूप है, तो मत्स्य विराटनगर याद कर सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं सूरसेन मथुरा, मथुरा में हम लिंक ले सकते हैं सूरदास से, तो सूरसेन मथुरा में रहने वाले हैं, या मथुरा से अगर सूरदास का हम लिंक लेंगे तो हमको सूरसेन की राजधानी मथुरा इस तरह याद हो सकता है, तो सूरसेन की राजधानी मथुरा। फिर हम देखते हैं अस्मक की राजधानी पोटन, ये थोड़ा सा याद कर लीजिए, या एपी आप बना सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेस, या आप जैसे भी बनाएं, या जैसे आप कोड बना सकते हो, तो अस्मक का पोटन बना लीजिए। अवंती बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी दो राजधानी है अवंती की, एक तो उज्जैनी है, उज्जैनी, और दूसरी राजधानी महिष्मती है। महिष्मती फिल्मों में हमने देखा होगा कि महिष्मती, कई एक पिक्चरें आई हैं जिसमें महिष्मती का जिक्र हुआ है, साउथ की पिक्चरें हैं और वैसे भी मूवी हैं। तो अवंती बहुत ही महत्वपूर्ण है, अवंत की राजधानी। तो उत्तर दो राजधानी है, उत्तरी अवंत की उज्जैनी और दक्षिणी अवंत की महिष्मती राजधानी है। फिर हम देखते हैं गांधार तक्षशिला, गांधार उत्तर पश्चिम का सबसे एरिया होता है, और यहाँ पे तक्षशिला राजधानी है, तक्षशिला विश्वविद्यालय भी है, और यहीं पे पश्चिमोत्तर जो है दिशा, सबसे पश्चिम में जहाँ पे अशोक जो है गए थे, यहाँ पे तक्षशिला में शांति की स्थापना, और ये बहुत ही, तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, तो जो कि गांधार में है। तो हम देखेंगे आज तो कल गांधार जो है अफगानिस्तान का एरिया पड़ता है, लेकिन तब गांधार की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। फिर लास्ट में है कंबोज, लाजपुर या हाटक, कंबोज, लाजपुर या हाटक सबसे लास्ट है, तो हाटक, कंबोज, कम हाटक, आप इसको भी याद कर लीजिए, कंबोज और लाजपुर, हाटक। इस तरीके से 16 महाजनपदों की हम राजधानी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हम इस तरीके से इस 16 महाजनपदों की राजधानी देखते हैं। उसके बाद हमने बताया था जो मगध है, इसमें मगध वो सबसे शक्तिशाली होता है मगध, और मगध का सबसे पहला सम्राट जो होता है वह बिंबिसार होता है। सब मगध में सबसे पहला सम्राट बिंबिसार होता है, जहां से इतिहास एक सम्राट के से उससे शुरू होता है, जहां की एक हमें प्रशासन और एक आर्थिक व्यवस्था और एक राजनीतिक व्यवस्था, जो हमको देश विदेश से आना जाना और व्यापार, हम जब सब मिला के इकट्ठा होके से एक समुचित व्यवस्था, नियमित व्यवस्था पाते हैं, तो हम उस व्यवस्था के राज्य को सर्वोच्च राज्य बताते हैं, और उसी का हम देखते हैं मगध में। और उसका सबसे ज़्यादा बिहार का क्षेत्र है ये, और बिहार के क्षेत्र वहाँ लोहे का प्रयोग ज़्यादा होना, और लोहे के प्रयोग के अलावा कुछ बहुत, यानी कि भूगोल के हिसाब से भी गंगा और इधर किनारे बसा हुआ जो है ये एरिया है, उपजाऊ एरिया है, गंगा सोन। अभी हम देखेंगे जब अगली राजधानी पाटलिपुत्री होगी, पाटलिपुत्र, तो गंगा सोन के जो है बीच में है, और बिहार में सबसे ज़्यादा उस समय फैलाव हो रहा था, और वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होने के नाते वहाँ पे जनसंख्या का जो कंसंट्रेशन है, जो जनसंख्या का संकेंद्रण है, वहाँ ज़्यादा होता था। तो वहीं पे मगध सबसे शक्तिशाली होके उभरा, और उसका सबसे शक्तिशाली शासक बिंबिसार हुआ। और बिंबिसार में सब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि बिंबिसार ने अपने चिकित्सक को एक अवंती के राजा चंड प्रदोत के यहाँ अपने चिकित्सक को भेजते हैं, उनका नाम होता है जीवक। अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड
चंड प्रदोत के यहाँ भेजते हैं, ये अवंती है। तो हम देखते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे अब संबंध भी अच्छे हैं और संबंध बनाने के पीछे अपने राज्य को फैलाना भी है एक उद्देश्य। उसके बाद हम देखते हैं बिंबिसार को के बाद अजातशत्रु होता है, जो कि अपने पिता ही बिंबिसार को की हत्या करके, बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पे बैठता है। और अजातशत्रु जो है राज्य फैलाने के क्रम में वो सबसे पहले अंग और इस यहाँ पे आता है और वज्र संघ और वैशाली में इनके संघ को तोड़ने के लिए अपने मंत्री वत्सकार को भेजता है कि संघ में फूट डाले। और फूट डालने के बाद फूट डालने के बाद अजातशत्रु वैशाली के पास जो संघ बने थे 8 उनको भी जीत लेता है, जो कि बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली संघ था। तो अजातशत्रु का ये क्षेत्र और भी बहुत ज़्यादा चंबा चौड़ा हो जाता है और अजातशत्रु सामरिक दृष्टि से राजगृह का दुर्गीकरण करवाता है। और उसने ही इस पाटलिपुत्र के सामरिक महत्व को समझा था और पाटलिपुत्र में भी उसने एक अपना फैलाव बनाना चाहा था, लेकिन इसका सही जो क्या कहते हैं राजधानी बनाई, दूसरी राजधानी जो बनाया था उदयन ने ही बनाया। यानी पाटलिपुत्र को इसका लड़का उदयन होता है और वह राजगृह को छोड़ करके और पाटलिपुत्र को राजधानी बना लेता है। और इसके सामरिक महत्व को अजातशत्रु समझते हैं, लेकिन उदयन भी अजातशत्रु की हत्या करके, जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी उसी तरीके से उदयन भी अपने पिता की हत्या करके और राजगद्दी पे बैठते हैं और अपने राज्य को फैलाते हैं इस तरीके। और ये हर्यक वंश जो बिंबिसार हैं वो हर्यक वंश के हैं। सबसे पहले जो बिंबिसार सबसे पहला शासक बिंबिसार यह हर्यक वंश का होता है। और इसके बाद हम इतिहास में पढ़ते हैं हर्यक वंश। इतिहास में आता है सबसे पहले हर्यक वंश, जो कि मगध में स्थापित होता है। उसका पहला शासक बिंबिसार होता है। उसके बाद अजातशत्रु होते हैं, फिर उदयन होता है। उदयन के बाद जो शासक है वह बहुत ही कमज़ोर है, जिसकी शिशुनाग हत्या करके और शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं। उसका नाम कालाशोक या काकवर्ण है। कालाशोक के काल में ही हम बौद्ध संगीत देखते हैं। इससे पहले अजातशत्रु में हम पहली बौद्ध संगीत देखने को मिलता है और उसके बाद हम कालाशोक के काल में पाते हैं दूसरी बौद्ध संगीत। उसके बाद कालाशोक के बाद शिशुनाग वंश के बाद जो वंश आता है वो नंद वंश आता है। और नंद वंश में महापदम नंद आते हैं। और महापदम नंद में एक जो व्याकरण के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता थे पाणिनि, उनका जिक्र हमको मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं सबसे अंतिम राजा जो नंदों में होता है वह बहुत ही कठोर और बहुत ही दुष्ट राजा होता है, सम्राट होता है, जिसको समाप्त करने के लिए चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों मिलकर उसकी हत्या करते हैं और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो अगला चैप्टर मेरा मौर्य होगा। लेकिन ये जो हमने राजधानी लिखाई या सबसे पहला राजा, सबसे पहला वंश इतिहास में हर्यक वंश और उसका सबसे पहला राजा बिंबिसार, यह नहीं भूलना चाहिए। और बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु, यह नहीं भूलेंगे। और अजातशत्रु के ही काल में बौद्ध संगीति हुई थी, यह नहीं भूलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं शिशुनाग वंश आ जाता है। तो क्रम से ये कभी कभी लगाने को भी आ जाता है, लेकिन कम से कम एक राजा, एक सम्राट का नाम हमें मालूम होना चाहिए। जैसे कि भी हम वैदिक संस्कृति में पढ़े थे कि पूरब में जो है राजा उसको हम सम्राट कहते हैं, पश्चिम के राजा को हम स्वराट कहते हैं, उत्तर के राजा को हम विराट कहते हैं और दक्षिण के राजा को भोज कहते हैं। ये जो है था। तो यहाँ पे सम्राट कहते हैं हम, जो पूरब का राजा है वहाँ सम्राट कहते हैं। तो सबसे पहला सम्राट जो बनना था वो बिंबिसार था। बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु का लड़का उदयन था। शिशुनाग वंश फिर आता है। शिशुनाग वंश में शिशुनाग का पहला शासक काकवर्ण या कालाशोक बनता है। और फिर अंतिम फिर नंद वंश की स्थापना होती है और नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है। और मौर्य वंश चूँकि सिलेबस में है, बीच का भाग सिलेबस में, पेट के सिलेबस में नहीं है। हालांकि यूपी SSS और पेट में कुछ भी बीच में पूछ सकते हैं। मैंने इसलिए कवर कर लिया कि बीच में इतिहास छूटने ना पाए, इतिहास की निरंतरता बनी रहे, इतिहास एक
ऐसा कड़ी है जिसमें निरंतर बदलाव और निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है, और इसी को हम पिछले अतीत में जो घटनाएं घटी हुई हैं और जिनकी निरंतरता बनी हुई है, तो उसको हम इतिहास कहते हैं। तो ये चीज़ हमको मालूम होना चाहिए। अब अगले दिन हम मौर्य वंश पढ़ाएंगे, और साथियों कुछ अभी टेक्निकल इशू के नाते हो सकता है 2-3 दिन वीडियो अपलोड होने में थोड़ा दिक्कत हो, तो इसके लिए हम बहुत ही जल्दी जब हम आएंगे तो बहुत ही जल्दी आपका सिलेबस कवर करेंगे, और इकोनॉमी और पॉलिटी के साथ साथ ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कुछ महत्वपूर्ण साइंस के सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उनको हम रिवीजन कराएंगे, केवल क्वेश्चन। उसके बाद मैथ के लगभग क्लास हो चुके हैं, एक आध क्लास अगर बचे हैं तो मैथ के बीच बीच में हम क्लास कराया करेंगे। रीजनिंग की क्लास अभी चलेगी। उसके बाद हिंदी की क्लास और अंग्रेजी की क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि ये सब क्लास सारे 20 अगस्त से पहले सब हम पूरी तरीके से हम अपने चैनल पे टारगेट विथ उनीस पर हम सारा सिलेबस के हिसाब से पूरा अपलोड होगा। और 1 अगस्त से हम लाइव आएंगे। दिन में कौन से समय में लाइव आएंगे ये हम बताएंगे। अभी थोड़ा टेक्निकली इशू है, उस टेक्निकल इशू को सही करके और बहुत ही जल्दी फिर अगला वीडियो अपलोड करेंगे। साथियों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।